पिछला वीडियो था उसमें हमने लोदी डायनेस्टी, सैयद और लोदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। ये देखा था कि किस तरह से बाबर यहाँ पे आकर उस समय मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, इब्राहिम लोदी को हराकर, जो लास्ट लोदी रूलर्स थे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, दो चार है छोटा छोटा टॉपिक जिसको भी डील करना है। सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिवीजन ऑफ एम्पायर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एग्रेरियन कंडीशन एंड डाउनफॉल ऑफ सल्तनत। ये 5 टॉपिक छोटा छोटा है जिसको कि डील करना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो दिल्ली सुल्तान थे, जो सुल्तान होते थे, वो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होते थे। वो सबसे हेड होते थे, प्रशासन के सबसे हेड होते थे सुल्तान। और उनका सलाह के लिए नोबेल्स होते थे। नोबेल्स जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जिनके पास अपनी सेना होती थी, ये राजा के साथ दरबार में बैठते थे और राजा इनसे सलाह लेते थे। किसी से अगर युद्ध हो जाती थी तो ये नोबेल्स राजा का, सुल्तान का सहायता करता था। सेना भी और हथियार भी सारा कुछ प्रोवाइड करता था सुल्तान को। ठीक है, तो ये नोबेल थे, एडवाइजर थे राजा के, ये सलाहकार, सारा चीज यानी कि मंत्रिमंडल टाइप का था। और राजा के दरबार में एक व्यक्ति होते थे जिसको कि उलेमा कहा जाता था। तो ये उलेमा क्या होते थे कि जुडिशियल एंड रिलीजियस मैटर में जो कुछ भी न्यायिक और धार्मिक जो भी बातें होती थी उसमें राजा को जो सलाह देते थे ये उलेमा देते थे। ठीक है, तो ये 2 स्तंभ थे राजा के जिस पर कि ये राजा का शासन चलता था। ठीक है, और राजा डिवाइन राइट को मानते थे, यानी कि दैवी शक्ति को मानते थे। राजा ये का यह मानना था कि उसे भगवान से अधिकार मिला है राज्य करने का, शासन करने का। रूलर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका? गॉड का। कहां पर? धरती पर। तो रूलर जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है गॉड का ऑन अर्थ। ये इस तरह का मानना था। सुल्तान जो थे वो इसी तरह के बात में विश्वास करते थे। ठीक है, ये समझ गए। अब है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिवीजन ऑफ एम्पायर पहले था, लेकिन हम दे दीजिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी होते थे? राजा के जो अधिकारी होते थे वो कौन होते थे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वजीर होता था, मंत्री, फिनांस एंड प्राइम मिनिस्टर, जो कि वित्त मंत्री भी होता था और प्राइम मिनिस्टर भी होता था, जिसका जो डिपार्टमेंट था उसको दीवाने विजारत कहा जाता था। और जो जितना भी पैसा कौड़ी संबंधी बात होता था वो सारा चीज और सारे महत्वपूर्ण निर्णय सुल्तान के बाद यही लोग लेते थे, वजीर। उसके बाद एक और अधिकारी होता था दीवाने रिसालत जिसको कहा जाता था। ये जो विदेशी मामले होते थे, फॉरेन अफेयर्स, ये उसमें राजा की सलाह देते थे विदेशी मामलों में। उसके बाद एक और अधिकारी होते थे सदर, जो मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक, यानी कि न्याय मंत्री होते थे, न्याय का विभाग ये देखते थे। उसके बाद है दीवाने इंसाफ, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होते थे, यानी कि बाहर के जो भी घटनाएं होती थी उसके बारे में निर्णय लेना, डिसीजन करना, राजा को जानकारी देना, ये दीवाने इंसाफ का काम था। एक था दीवाने आरिस, जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, इसके अंदर सेना वगैरह होता था और यानी कि सुरक्षा का जो जिम्मेदारी था वो दीवाने आरिस का था। एक था काजी क़यादत, मिनिस्टर ऑफ लॉ, ये कानून के मंत्री होते थे, कानून वगैरह का जो क्या स्थिति है उसको देखने का काम ये मिनिस्टर ऑफ लॉ करते थे। ठीक है, ये तो हो गया कि सल्तनत के 2 अंग थे, नोबेल और उलेमा। सल्तनत में अधिकारी जो थे ये तो मुख्य लोग हो गए, 2 स्तंभ हो गए, राजा के दरबार में बैठने वाले, और ये लोग होते थे काम करने वाले, जिसको कि अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था, यानी कि मंत्रिमंडल में ये सब लोग भी थे। उसके बाद है डिवीजन ऑफ एम्पायर, जैसे कि सल्तनत है, जैसे कि बिहार एक सल्तनत है, तो इसको कितने भाग में बांटा गया था? पूरे बिहार को, यानी पूरे सल्तनत को इक्ताज में बांटा जाता था। यानी कि इक्ता मतलब प्रोविंस, राज्य। पूरे सल्तनत को राज्य में बांटा जाता था
और उस राज्य का जो मंत्री होते थे उसको मुफ्ती कहा जाता था, और वालिज, मुफ्ती या वालिज कहा जाता था। इक्ता को फिर बांटा जाता था सिक्स में। सिकास के जो मंत्री, जो देखभाल करने वाले होते थे, उनको सिकदार कहा जाता था। जिस तरह से कि राज्य हो गया इक्ता, इक्ता के बाद हो गया ये 6 डिस्ट्रिक्ट तरह का, जिसका कि ये जिलाधिकारी होता था सिकदर। फिर ये परगना, परगना जैसे कि ब्लॉक होता है हम लोग का भी, उस तरह से उसका परगना था, जिसके इंचार्ज होते थे आमील्स। और फिर परगना बहुत सारे गांव में बटा होता था, विलेजेस में, जिसको कि हेडमैन, मुखिया देखते थे, या उसको मुकद्दम कहा जाता था। और गांव में कितनी जमीन है इसका लेखा जोखा पटवारी रखते थे, ठीक है। और पटवारी लैंड रिकॉर्ड रखते थे, और इस लैंड पे कितना टैक्स, कहाँ टैक्स लेना है, कैसे टैक्स लेना है, ये काम मुंसिफ करते थे। तो इस तरह से सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से उसका प्रशासन चलता था। अब है एक टॉपिक है अपने एग्रेरियन कंडीशन। तो एग्रेरियन कंडीशन में यहाँ सल्तनत पीरियड में जो सबसे बड़ा योगदान था वो इक्ता प्रणाली का शुरुआत करना था, यानी कि प्रशासन को डिवाइड करना। और इक्ता क्या होता था कि जो सुल्तान होते थे पूरे अपने किंगडम को, पूरे सल्तनत को इक्ताज में बांट देते थे, और इक्ताज बड़े बड़े अधिकारी को दे देते थे कि आप इतना बड़ा इक्ता आप रखिए, आप इससे टैक्स वसूलिए और अपना भी खर्च कीजिए और हमको भी दीजिए। तो इस तरह से इक्ता में बांट देते थे वो। और इक्ता जो बाद में क्या हो गया कि हेरिडेटरी होने लगा, जैसे कि पहले नौकरी करते थे हम लोग तो 30 साल का नौकरी करते हैं, अब क्या हो गया कि ये इक्ता जिसको मिल गया उसके बेटे को वो इक्ता मिल जाएगा, यानी कि ये हेरिडेटरी हो गया। और ये टैक्स लगाने का जो काम था वो इक्ताज में कई तरह के टैक्स लिए जाते थे। खराज, जो जमीन पर टैक्स लिया जाता था, घरी यानी कि हाउस टैक्स लिया जाता था, चराई यानी कि पशुओं पर भी टैक्स लिया जाता था, कई तरह के टैक्स लेते थे। और उस समय जो रेवेन्यू का सिस्टम था, जो टैक्सेशन का काम था, वो बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय जमीन को माप के उस पर टैक्स लिया जाता था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में सही था। लेकिन जो बाद के जो गयासुद्दीन वगैरह या फिरोज शाह वगैरह हुए, इनके समय में किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता था और बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो ये टैक्सेशन वाला काम इसमें देख लिया हमने एग्रेरियन कंडीशन में। अब है डाउनफॉल ऑफ द सल्तनत। सल्तनत पीरियड का अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ। तो कई कारण थे, बहुत सारे जो रूलर थे वो वीक थे, नोबेल बहुत पावरफुल होते जा रहा था, ये राजा को हटाकर अपने ही राजा बन जाते थे नोबेल, और उत्तराधिकार की लड़ाई होती थी, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो राजा के अगर बहुत सारे बेटे होते थे तो वो आपस में ही लड़ जाते थे। और इस तरह से कई कारण हुए इसके अंत होने का, सल्तनत पीरियड का। तो स्टूडेंट, ये जो 4-5 टॉपिक है वो बहुत ही इजी है, आप एक बार अपने बुक में पढ़ोगे तो सारा चीज और भी समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ विशेष है नहीं, ठीक है। और इस तरह से ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। अब है क्या, इसका क्वेश्चन आंसर बनाना है। ये वीडियो अगला जो काम होगा आपका नेक्स्ट डे, आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।